तो मैं जब बाकी स्टूडेंट्स को देख रहा था जिनके, हुँ, तो मैं विंग्स में सोच रहा था कि इनका बहुत अच्छा है। दूसरा नाटक आया, मैंने कहा इनका और अच्छा है। हुँ, तो मैं भागने लगा पीछे यूँ-यूँ। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा यार ये हम लोग काबिल नहीं हैं। तो मुझे नींद ना आए गाना उस उन दिनों बहुत फ़ेमस था और हाँ, मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो जितना सुना था टूटा-फूटा करके गा दिया। तो लोगों ने कहा यार ज़बरदस्त गाता है। हाँ, तो मैं रातों-रात फ़ेमस हो गया। फिर मैं चुनाव लड़ लिया। तो हमारे जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे भाई चुनाव में तुम कैसे जीतोगे? हम हाँ, तो 35-37 लोग हैं, तुम्हें कौन वोट देगा? मैंने कहा यार जीतने के लिए थोड़ा मस्ती है हुँ, और मैं जीत गया। हाँ, उसके बाद फिर उड़िया स्टूडेंट्स को पकड़ के हाँ, चलो नाटक करते हैं। तो मैं नाटक लिखता था, मेरा बेसिक एम था कि मैं लिखूँ, हाँ, मेरा ईगो सैटिस्फाई करूँ। लिखूँगा, डायरेक्ट हाँ, करूँगा, मेन लीड करूँगा, म्यूज़िक करूँगा, गाऊँगा। प्रीलिम्स में सबसे ऊपर मेरा नाम देखा, उन दिनों तो तुरंत रिज़ल्ट निकल हाँ, जाता, तो मैं अपनी उँगली से उसको ऐसे घिसता रहा क्योंकि अनबिलीवेबल था मेरे लिए हाँ, कि एनएसडी में जी। कैसे हो सकता है? तो आज की इस पॉडकास्ट में चितरंजन आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक्स फॉर योर टाइम। शुरू से अगर शुरू करें तो आपका थिएटर की तरफ रुझान कब हुआ? एग्ज़ैक्टली बताना मुश्किल है क्योंकि जो मुझे याद है बचपन में जी, जब घूम रहे थे गाँव में, तो क्योंकि पिताश्री हमारे पाला गाते थे, जी, तो पाला एक फ़ोक फ़ॉर्म है जो एक म्यूज़िकल थिएटर फ़ॉर्म है और मेरे दादा परदादा सब वही करते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि जो रिचर्ड शेकनर साहब ने एनवायरमेंटल थिएटर के ऊपर किताब जी, लिखी, जी, जो कि रामनगर के रामलीला जी, और वो सब है। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे, वो ही वाज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा, एंड एन आर्टिस्ट। तो गांव में जो मिट्टी के घर होते थे, जी, सो उसमें क्या था, त्रिपाठी का मोहल्ला, मिश्रा का मोहल्ला, हाँ, ऐसा सब था। जी, तो उसमें वो हर एक घर में जो दीवार है जी, उसको जाके अपने हाथ से पेंट करते थे, वो क्या बैकड्रॉप बन बात जाता था। है! ओके, फिर वो एक एक चीज़, हरी कथा या जो भी, वो पाला फॉर्म में, जी, बट उनको लगता था कि बैकड्रॉप होना, पाला एक्चुअली चारों तरफ से खाली रहता है, हुँ, चारों तरफ से ऑडियंस होते हैं। तो इस तरह का एक माहौल घर में था। फिर जात्रा जो है, जी, जात्रा रात भर चलता था, तो 5-5 6-6 घंटे हज़ारों लोगों के बीच। तो हुँ, जात्रा देखने जाता था मैं, तो पूरी रात देखता था, तो पिताजी मना करते थे कि भाई पूरी रात देखोगे, बीमार हो जाओगे, वो क्योंकि 6-6 7-7 दिन चलता था। पर रात को फिर रो धो के मैं चला जाता था। अच्छा, तो मेरे बड़े भाई के साथ, अब तो रहा नहीं वो भी उस्ताद था, तो हम तो चले जाते थे देखने। तो यात्रा में जो आर्टिस्ट होते थे, सुबह जब या दोपहर को वो रास्ते में जा रहे होते थे हमारे कस्बे में, तो मैं देखता था कि उसको एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर होता था। ये आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत नाटक वाटक कर लिया, जी, तो दुनियादारी को थोड़ा समझता हूँ। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था, पर मुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। हुँ, और उसकी पूँछ बहुत होती थी। अच्छा, वो गरीब आदमी ही होता था पर पूँछ बहुत होती थी। हाँ, तो मुझे लगता था कि ये कुछ अद्भुत सा है जिसमें पूँछ बहुत है और आप जो कर रहे हैं उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड है। तो ये सब शायद रहा होगा। हुँ, तो ये सब करते-करते हिम्मत नहीं थी बोलने की कि एक्टर बनेंगे या क्या जी, बनेंगे। पर ये था कि यही तो करना है। और फिर वहाँ पे एडल्ट जो सारे बैंक ऑफिसर्स थे या कॉलेज के लेक्चरर्स थे, वो उन लोगों का एक क्लब होता था, उसमें अच्छा, वो हर साल प्ले करते थे। तो वो प्ले भी मैं देखता था और उनके रिहर्सल भी देखता था। कई बार मुझे लगता था कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, हुँ, बट आप इतने छोटे हो उम्र में कि आप बोल नहीं सकते हो। तो एक बार मैंने किसी का थोड़ा मजाक कर दिया था, मैं 9-10 साल का था। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला किसके बेटे हो तुम? मैंने बताया तो घर लेके आए, बोले बहुत बदतमीज़ है आपका लड़का, ये सबके सामने मेरा मजाक बना रहा है, ये कर रहा है। पिताजी ने कहा माफ़ी मांगो, और मैंने माफ़ी मांग ली जी, क्योंकि नहीं तो पीटता मैं दोनों तरफ से। जी, तो जब वो चले गए, पिताजी ने कहा क्यों ये सब करना है? मैंने कहा वो बहुत ख़राब कर रहा था और वो तुतलाता है, तो इसलिए मुझे मेरे से रहा नहीं गया। तो उन्होंने नहीं नहीं तुम अपनी उम्र देखो। इस तरह से वहाँ से निकल गए हुँ, 10th के बाद। और क्योंकि पाला गाते थे पिताजी, तो बचपन में गाना वाना उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया क्योंकि उन्होंने देखा रुचि थोड़ी सी है
और रेडियो हमारे ज़माने में होता था मेन जी। एक आपके घर का हिस्सा है, फैमिली मेंबर बन जाता था रेडियो। तो उसके गाने सुन के मैं मुझे मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती थी, तो मैं पिताजी कहते हैं कि मैं 3-4 साल में गा लेता था। तो इसलिए उनको इंटरेस्ट हुआ, मुझे सिखाया। थोड़े साल के बाद उन्होंने कहा कि ये अलग तरह के पाला के सॉन्ग्स हैं, बट आपको क्लासिकल सीखना चाहिए। तो मेरे जो गुरु अभी रहे नहीं, भास्कर चंद्र दास जी, उनके पास उन्होंने भेजा। और ऐसा गुरु जिसने जीवन में मेरे से एक पैसे नहीं लिया, निःशुल्क 8 साल सिखाया, संगीत विशारद तक सिखाया। फिर रेडियो में फिर गाने लगे थोड़ा बहुत वहाँ कटक में, युवावाणी में। उसके बाद रेवेंशा कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो तभी ये सब शुरू हुआ, क्योंकि कटक आ गए थे तो हमारे लिए कटक जो था वो यूएसए था। हाँ उस क्योंकि वक्त हाँ, गांव में सुनते थे, सब कुछ कटक सेंट्रिक था। रेडियो स्टेशन भी कटक में था, दूरदर्शन भी कटक में था, हाई कोर्ट कटक में। कटक यूज टू बी दी कैपिटल ऑफ उड़ीसा। बट मैं जब पैदा हुआ तब तक नहीं था, बट इनिशियली था। और रेवेंशा कॉलेज में आज भी वो हॉल है जहाँ पे असेंबली चलती थी। तो वो कॉलेज भी पहला कॉलेज था। तो वहाँ से सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ब्यूरोक्रेट्स, पोएट्स, लीडर्स सब निकले थे। तो गांव में सुनते थे रेवेंशा कॉलेज, तो मुझे लगता था वो भुवनेश्वर में होगा। तो जब स्कूल में आ जाते थे, फर्स्ट आ जाते थे जैसे भी, तो पिताजी कहते थे बहुत अच्छी बात है, तुमको रेवेंशा कॉलेज में जाना है, मन लगा के पढ़ो। तो 10th के बाद हमारे वहाँ कॉलेज शुरू हो जाता है। तो 10th तक आते आते तब पता लगा कि ये जो है ये कटक में है, भुवनेश्वर में नहीं है। एनी हाउ जब वहाँ पहुँचे तो ये जो स्कूल ड्रामा या इंटर इंटर स्कूल नहीं, कॉलेज। एक्चुअली इंटर क्लास कंपटीशन होता है। अच्छा। तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते थे, इस तरह से होता था। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में पहला नाटक किया। और मेरा एक दोस्त था जो बीएससी कर रहा था, उसके फादर वाइस प्रिंसिपल थे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था, और बहुत टैलेंटेड मतलब बहुत टैलेंटेड, मतलब क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। और वो लिखा, उसने डायरेक्ट किया, और मैं एक्टिंग कर रहा था। उसको ऐसी गलतफहमी मैंने दी थी कि मैंने बहुत काम किया है, अच्छा। जबकि झूठ था सब, क्योंकि जी। बोल बच्चन में है। तो फिर प्ले जब किया, एक बंदर का रोल किया था, तो एक बंदर के थ्रू एक्सपेरिमेंटल नाटकों का एक होता हाँ है ना, ढर्रा, एक दौर था उस दौर वक्त। था। तो बंदर के थ्रू सब कहानियाँ ये वो। तो मैं जब बाकी स्टूडेंट्स को देख रहा था जिनके, तो मैं विंग्स में सोच रहा था कि इनका बहुत अच्छा है। दूसरा नाटक आया, मैंने कहा इनका और अच्छा है। तो मैं भागने लगा पीछे, यूं यूं। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा यार ये हम लोग काबिल नहीं है। तो बोला पागल है क्या? मैंने कहा मैंने कभी नाटक नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ, मैं डर गया हूँ। कह रहा अब तू तो ऐसे बिहेव कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है। जी। तो ये पहला नाटक था। फिर उसमें धोखे से बेस्ट एक्टर मिल गया क्या कॉलेज में। बात है जी। तो वो कीड़ा बुरी घुस तरह गया। से, हाँ, तो लगा कि ये यार ये कर सकते हैं। पॉपुलर हो गया, फिर गाना भी गाता था, तो म्यूज़िक कंपटीशन में भी अवार्ड्स आ जाते थे, डिबेटिंग में आ जाते थे। फिर मैं वहाँ पे चुनाव लड़ लिया, अच्छा। जो इलेक्शन कॉलेज ओके का। स्टूडेंट वाला। हाँ, तो वो जीत गया। सो फटे कपड़े थे, जी। पूरा फटे हाल, मतलब फटे कपड़े, मतलब जिसको सच में फटे, क्योंकि जी। साइकिल चला के यहाँ से फट जी। जाते थे। हाँ। तो अब पैसा था नहीं, तो एक ही जोड़ा शर्ट पैंट, और संडे को पूरा का पूरा एक टॉवेल पहन के या कोई लुंगी लपेट के उसको धो लेते थे, सुखा देते थे, और संडे को पूरे बेयर चेस्टेड, बेयर बॉडी घूमते रहते थे। और फिर मंडे को वही पहन के चले जाते थे। तो लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद 40-50 स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे पहुंच जाते थे, जो गांव से आए हाँ थे, हाँ हाँ। जो हॉस्टलर्स थे। जी। तो वो मेरा स्ट्रेंथ था। तो उनके साथ फिर बकवास करना, ऐसे करके शुरू हुआ। मिस्टर विजय मोहंती जो हाँ हमारे हाँ एनएसडी के पास आउट रहे हैं, अब जी। तो है नहीं दुनिया में, वो नसीर भाई के बैचमेट थे। हाँ विजय जी। तो मेरा एक्सपोजर टू एनएसडी इज़ थ्रू विजय मोहंती। अच्छा। क्योंकि विजय मोहंती को बचपन में जब हम देखते थे सिनेमा में, तो लगता था कि ये कुछ अलग है, और ये क्या एक्टिंग करते हैं, और वेरी पॉपुलर स्टार ही वॉज। और फिर अजित दास साहब आए राज बब्बर साहब के बैच से। तो दे वर टू प्रोमिनेंट एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। तो उनको देख के लगता था कि दो डिफरेंट स्कूल के थे।
और फिर उन दिनों ये संडे को नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स दूरदर्शन हाँ, पे आते थे। दूरदर्शन पे तो मैंने आती थी। पहली बार स्पर्श देखा। हाँ, हमारे कॉलेज में बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे, तो एक आनंद साहू करके थे जो जी। वायलिन बजाते थे, और मैं गाना गाता था, तो मेरा बहुत उनके साथ दोस्ती होती थी। वो सोशियोलॉजी में थे, मैं पॉलिटिकल साइंस में था। तो आनंद की आंखों का ऐसे ऐसे करना, और मैंने जब स्पर्श में नसीर साहब को देखा, मैंने कहा ये एक्टर कौन है, ये तो बिल्कुल ब्लाइंड जैसे कर रहा है। हाँ, तब तक हिंदी सिनेमा ब्लाइंड का मतलब ऐसे हाँ, करके, अरे वो कौन टटोटल, हाँ, हाँ, टटोलने वाला टटोलने एक्टिंग वाला। होती थी। तो मुझे लगा ये कुछ अलग है। जी। फिर एक आर्टिकल आया कि कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, हम्म, फिर कोई एफटीआई है। तो ये बीए सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में मैं जानने लगा कि ये सब कहाँ है। तो लगा कि भाई ये तो कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। तब तो सोशल मीडिया था नहीं, डिजिटल हाँ, वो था नहीं। ऐसे करते करते एमए करने के लिए चले गए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एमए सोशियोलॉजी के लिए वो एक एंट्रेंस होता था, तो उसमें हो गया। तो मेरे पिताश्री बहुत खुश थे कि अब नाटक से इसको छुटकारा मिलेगा, अब ये कुछ काम करेगा। करेगा कुछ तो कुछ नौकरी वोकरी कर लेगा। और उन दिनों गरीबी इतनी थी घर में कि मुझे लगता था कि मैं अगर एक टाइपिस्ट बन जाऊं तो 150 रुपये की सैलरी होती थी। तो मुझे, मैं हिसाब लगाता था कि 150 रुपये आएगा, और 30-40 रुपये में एक छोटा सा रूम मिल जाता था कटक में, और 50 रुपये में खाना हो जाएगा। फिर भी 50 रुपये बचेगा तो मैं पिताश्री की सहायता कर पाऊँगा। तो फिर वो हैदराबाद गया, तो हैदराबाद जाके ज़्यादा हो गया। वहाँ इनको लगा कि उड़ीसा के लोग बहुत होते नहीं थे। 37 स्टूडेंट्स थे मैंने जिस समय गया था। अब तो बहुत बढ़ गया है कैंपस। वहाँ भी मैंने चुनाव लड़ लिया। अच्छा, हाँ, वो पता नहीं कैसे हुआ कि एक गैदरिंग हुई थी स्टूडेंट्स की एलएचसी लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में। तो मुझे नींद ना आए गाना उन दिनों बहुत फेमस था, और मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो जितना सुना था टूटा फूटा करके गा दिया। तो लोगों ने कहा यार ज़बरदस्त गाता है। हाँ, तो मैं रातों रात फेमस हो गया। फिर मैं चुनाव लड़ लिया। तो हमारे जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे भाई चुनाव में तुम कैसे जीतोगे, हम तो 35-37 लोग हैं, तुम्हें कौन वोट देगा। मैंने कहा यार जीतने के लिए थोड़ा मस्ती है, और मैं जीत गया। हाँ, उसके बाद फिर उड़िया स्टूडेंट्स को पकड़ के कि चलो नाटक करते हैं। तो मैं नाटक लिखता था। मेरा बेसिक एम था कि मैं लिखूं, मेरा ईगो सेटिस्फाई करूं। लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, मेन लीड करूंगा, म्यूज़िक करूंगा, गाऊंगा। भरपूर। और कुछ बचा नहीं। लाइटिंग वाइटिंग आती नहीं थी क्योंकि लाइट्स होते भी नहीं थे, तो हैलोजन में कर लेते थे। तो मेरे से लोग घबराते थे, छुपते थे, और डांटते भी थे कि तुम किस लिए आए हो यहाँ। क्योंकि कोई आईएएस बनने गया था, हाँ, कोई कुछ तो बनने गया था। सो मैं क्या यार पता नहीं। इनकी जब डिस्कशंस होती थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, तो मैं वो सुनता था बैठ के, और कुछ किताब विताब पढ़ लेता था। न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था। सोशियोलॉजी में एमए कर रहा था, तो मैं अलग तरह से लिख देता था, मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाते थे। और जब एंड रिज़ल्ट आया तो मैं गोल्ड मेडल से 6 मार्क दूर था। तो मुझे बहुत डांटा लोगों ने कि तुम आवारागर्दी करते हो, देखो तुमको गोल्ड मेडल मिलता। मैंने कहा भाई गोल्ड लेके क्या करेंगे। टू कट इट शॉर्ट, तो फिर मैं पहुंचा जो वहाँ थिएटर डिपार्टमेंट है, आज तो बहुत बड़ा हो गया है। एनएसडी के बहुत सारे लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। उस टाइम छोटा सा डिपार्टमेंट था नामपाली स्टेशन के पास। सरोजिनी नायडू जी के जो घर था, गोल्डन थ्रेशोल्ड बोलते थे, जहाँ महात्मा गांधी जी ने आम का पेड़ लगाया है। तो वहाँ पे वो हमारा सिटी सेंटर था, सरोजिनी नायडू स्कूल था। वहाँ भास्कर शिवालकर करके एक प्रोफेसर थे, उनको जाके मैं मिला। मैं सर मन नहीं लग रहा है, एमए कंप्लीट हो रहा है, मैं अप्लाई करूँगा, आप मुझे ले लीजिए। बोले क्यों, आपके पापा से मैंने पैसे लिया है। तो मैंने कहा यार ये इतनी बदतमीज़ से बात कर रहे हैं। तो मैं कहा, सर मन नहीं लग रहा है। अरे तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। मैं कहा, सर मुझे यही करना है। तो अप्लाई फॉर एनएसटी। अब एक वो नसीर भाई के ऊपर आर्टिकल, विजय जी के ऊपर आर्टिकल पढ़ के था कि एनएसटी, अब ये यहाँ पे अप्लाई फॉर एनएसटी। मैंने कहा एनएसटी तो नहीं होगा सर। बोला क्यों। मैंने कहा आपके यहाँ पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, वो 3-3 बार हुआ है। वो उनका नहीं हुआ तो क्या हो गया, तुम अपना दो, और मैंने तुम्हें देखा है। मैंने कहा मुझे कहाँ देखा आपने। बोले मुझे सब कहते हैं ये लड़का उड़िया नाटक करता है, मैं हर एक लैंग्वेज का देखने का इंटरेस्ट रखता हूँ, और तू दे बेटा एनएसडी दे, एक सर्टिफिकेट मैं तुझे रिकमेंडेशन दे देता हूँ। भास्कर शिवालकर जी ने रिकमेंडेशन लेटर दी। मैंने बेंगलोर में जाके प्रीलिम्स दिया,
प्रीलिम्स में सबसे ऊपर मेरा नाम देखा, उन दिनों तो तुरंत रिजल्ट निकल जाता, तो मैं अपने उंगली से उसको ऐसे घिसता रहा, क्योंकि अनबिलीवेबल था मेरे लिए कि एनएसडी में कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर एनएसडी आए। फर्स्ट डे आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि नॉर्थ इंडियन बच्चों को देख के मुझे लगा कि अच्छे दिख रहे हैं, नाक सुंदर है, आंखें सुंदर है, हाइट है, शोल्डर है। आपके बैच में थे भी अच्छे हाँ, स्टूडेंट्स? तो मैं कहा यार मेरा नहीं होगा, मैं टिंगा सा कैसे होगा। फर्स्ट डे वॉज रियली बैड। सो एक आसाम से लड़का था, मैं हर बार उसको याद करता हूँ, आलोक। हाँ। तो आलोक गुवाहाटी से था, आलोक मेरे ग्रुप में था। रात को आलोक ने बोला कि यार तुम लगते नहीं हो एक्टर, लेकिन तुम जब इम्प्रोवाइज़ करने के लिए खड़े होते हो या एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छा करते हो। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जैसे भगवान ने कहा हो। तो मैंने कहा यार ये बोल रहा है, मतलब हो रहा होगा। अगले दिन से मैं मन लगा के लगाया, फिर मेरा हो गया। फिर एनएसडी आ गए, फिर रेस्ट कुछ इज आपके हिस्ट्री। साथ में सब काफ़ी लंबा पर हो ये गया। रेपर्टरी कंपनी में जो आपका पहला, मुझे लगता है पहला नाटक ताजमहल का टेंडर है, उससे पहले भी एक था। नहीं, रेपेट्री में मेरा पहला नाटक था। पहला ना, वो भी एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत उसके बड़ा। बारे में। हाँ, वो भी ईश्वर की कृपा है। क्योंकि मैं बड़ा नर्वस और लो कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई डेंट हैव मनी, और मुझे घर का भी बहुत सारा, घर की जिम्मेदारियां थी। मुझे किसी ने बोला नहीं था, पर बैक ऑफ माई माइंड जो 3 साल मेरा एनएसडी बीता था, उस दौरान मैं रोज़ गिल्ट महसूस करता था खाना खाते हुए। मुझे लगता था कि मैं तो खा रहा हूँ भरपेट, पर वहाँ पता नहीं क्या चल रहा होगा। बड़ा अजीब समय था। सो मैं रेपेट्री में भी जब आया तो ऐसे ही लगता था कि क्या करें, कैसे कमाएं। मतलब घर मेन था कि स्टार पैसे वार बनना भेजने। कुछ था नहीं, कि भाई कुछ कमाना है और घर भेज पाए। तो बजाज सर जो है वो एक भावग्राही हैं, हाँ। वो एक अलग किस्म के गुरु रहे हैं। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा मतलब एज अ पर्सन बहुत अच्छा नहीं लगता था, शायद, क्योंकि मैं बहुत एजिटेट बहुत करता था, झगड़ा करता था, और गाली गुलज भी कर लेता था, क्योंकि गाली सब यहीं आके सीखा। तो मुझे लगा यही एक्सप्रेशन है। यंग थे, जो सब लोग गाली से बोल रहे हैं, हम भी बोलते थे, लेकिन क्योंकि मैं गुस्से में बोलता था तो लोग उसको सीरियसली ऑफेंडेड होके उसको एज एन इंसल्ट ले लेते थे। तो सर के दिमाग में ऐसा था कि ठीक है, मतलब। बट एक चीज़ थी, सेकेंड ईयर में हम लोग इंद्र सभा करते थे, मैं गुलफाम प्ले कर रहा था, क्योंकि वो म्यूज़िकल है। हाँ, गाना पड़ता है। तो बजाज साहब थर्ड ईयर को पढ़ाते थे, तो हम सेकेंड ईयर में थे। उन्होंने आके मुझे बुलाया, इधर आ। मैं कहा कहाँ से है तू? मैं कहा उड़ीसा से हूँ। तुम साले उड़ीसा वाले सब टैलेंटेड होते हो क्यों? अब मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो वो रॉबिन सर का नाम लिया उन्होंने। अब मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बोले तू अच्छा गाता है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि मैं अच्छा भी हूँ, अच्छा का आ तक हूँ, क्योंकि इतना अंडर कॉन्फिडेंट था। कॉम्प्लेक्स्ड लगता था, कुछ भी मेरे से नहीं हो पाएगा। वो आज भी लगता है। तो ऐसे करके वो हुआ। फिर मैंने एक प्ले किया रेपेट्री में, मुझे लिया एज अ कैजुअल आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ, वो गलत किया मेरे साथ उन्होंने। वो उस वक्त हाँ बड़ा अजीब दौर था जी। वो तो रेपर्टरी का। अभी मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ एनएसडी में कि इनजस्टिस ना हो लोगों के प्रति, क्योंकि हम किसी को लाइक करें ना लाइक करें, वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अगर हम एज एन आर्टिस्ट किसी को परख रहे हैं, तो उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ के परखा जाए। बिल्कुल। उसके बाद उसको समझा दिया जाए कि भाई ये नहीं चलेगा, हाँ। करोगे तो भगा देंगे। लेकिन एज एन आर्टिस्ट जो भी था, जो हुआ सब अच्छा हुआ, क्योंकि वो नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। तो हम रोते हैं बहुत कि ऐसा हो गया, पर एक्चुअली हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए कि वो ही पाथ था। बिल्कुल। अगर रामचंद्र जी वनवास में नहीं जाते तो रावण के साथ I जो know। हुआ वो नहीं होता, बाली के साथ जो हुआ वो नहीं होता, सही। अहल्या का उद्धार नहीं होता, जानवरों के साथ दोस्ती नहीं होती, एनवायरनमेंट के साथ हाँ, I एक know। राजा मिल नहीं पाते, तो कितना कुछ हो गया। तो यही सीखना होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ईश्वर विश्वासी हूँ। मैं ईश्वर से गाड़ी बंगला नहीं मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे समझाइए कि मैं जीवन को कैसे मैं जीऊँ। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जो है, जो प्रभु को करना पड़ा, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक मैसेज है
कि लाइफ में जब आए हो ये सब होगा बेटा, बिल्कुल इससे बिना होगा नहीं, ट्रू। इसके बिना होगा नहीं। सो मैं एक प्ले कर रहा था बेसमेंट में, श्री राम सेंटर में, होली। हाँ मुझे कोई सज्जन मिल गया, उन्होंने कहा भाई तुमने थर्ड ईयर तक देखा, तुम अच्छा करते हो, तुम एक्टर हो, तो एक प्ले कर दोगे हमारे ग्रुप के लिए? अब मैंने कहा घूम रहा हूँ मैं, कर देंगे। बोले कि लेकिन पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं मांगा ही नहीं पैसा, शाम को फ्री हैं तो शाम को क्या करेंगे, तो यही कर लेते हैं। दूसरा मेरे मन में था कि मुझे जब कैजुअल रखा गया था तो भाला पकड़ाते थे हाँ और कुर्सी टेबल लगवाते थे। मुझे लगा कि मैं एक्टर हूँ तो मेरी प्रैक्टिस कहाँ है, हाँ तो ये तो ख़त्म कर देंगे, ऐसा मुझे लगता था। तो मुझे लगा शाम को मैं जब नए बच्चों को सिखाऊंगा तो सारे मेरे हम उम्र लड़के थे, तो मैं कुछ तो करूंगा, और मैं एक प्ले में 10 किरदार के बारे में सोचूंगा, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कुछ करूंगा भी। ये मेरा मोटिवेशन था। होली हुआ तो सर आए देखने, बजाज साहब। बजाज साहब आए देखने, और देखने के बाद मुझे पकड़ा। उनको जब बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है वो कुछ गाली भी दे देते I हैं, know. तो मेरा हाथ ऐसे मरोड़ के बोला, तू साले एक्टर भी है, तू साले डायरेक्टर भी है। अब मुझे नहीं लगा कि क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ हंस दिया बस। उसके बाद एक प्ले मैंने पीयूष भाई का देखा, पीयूष भाई का बहुत जलवा था, उस वक्त तो तो बहुत जलवा। तो वो बेसमेंट में कर रहे हैं और सोलो चल रहा है और स्पॉट पे वो आते हैं और वहाँ प्ले एंड होता है। मैंने कहा यार ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरे पे स्पॉटलाइट हो। तो मैंने एक प्ले लिखा, गुन्नो बाई। अब हिंदी आदमी, प्ले लिख रहा हूँ, लेकिन वो अभिव्यक्ति है, वो ग्रामर से परे है। सो गुन्नो बाई लिखा और गुन्नो बाई मैंने बेसमेंट में किया। रेपेट्री जिस दिन ख़त्म हुआ समर फेस्टिवल के बाद, नेक्स्ट डे मैंने किया। बजाज साहब आए देखने, तो उन्होंने देख के वो थोड़ा गंभीर हुए, मुझे ऐसे पकड़ा, बोले तू बहुत बड़ा नाटक कर सकता है। मुझे लगा शायद ये कह रहे कि आगे जाके, क्योंकि पास आउट ही हुए थे, हमें थोड़ी रेपेट्री बुला लेगा। उसके 10 दिन के बाद रेपेट्री में कह रहे हैं कि भाई एक लड़का है, इम्पल्सिव है, बदतमीज़ है, और उसका एक नाटक मैंने देखा। ओए तू नाटक करेगा रेपेट्री के साथ? मेरे समझ से बाहर था। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ सर करूँगा। तो बोले बड़े झट से हाँ बोल रहा है। मैं कहा सर भाला पकड़ने से तो अच्छा है मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा। तो सो उसके बाद मैंने उनको बोला कि 10 दिन में, उन्होंने कहा 10 दिन में नाटक बताओ। तो मुझे लगा हमारे जनरेशन के लिए नाटक बचा ही नहीं, हाँ क्योंकि सब कुछ हो चुका था और मेरे को करने का भी हिम्मत मेरे को नहीं थी कि मैं कौन सा नाटक करूं। जहां चेखोव खेला जा चुका है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, शेक्सपियर कर दिया है, मतलब एक तरफ कारन साहब ने भी कर दिया है तो दूसरी तरफ हबीब साहब ने भी कर दिया है अलग अलग स्टाइल में, फिर बाकी लोगों ने भी किया है। तो मैंने कहा ये सब, या मोहन राकेश जी का प्ले, या शंकर शेष, या तेंदुलकर, मैंने कहा हमारे लिए तो कोई बचा नहीं है। तो मैं जाके उनके रूम में बोला सर मैं एक प्ले लिखना चाहता हूँ। बोले गेट आउट। मैंने कहा सर ये जितना बोला गया ना उतना कर, लोग मर गए, प्ले राइट मर गए। मैं कहा सर कहाँ करूँ ये सब, देखिए। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट निकाली कि उस तब तक उनको लगता था मैं बहुत प्रकांड इंटेलेक्चुअल हूँ। अच्छा तो बोला कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, कॉमेडी करोगे? मैंने कहा सर बातों से कॉमेडी का क्या संबंध है, प्ले हैज़ टू बी गुड। बोला ये प्ले पढ़ के देखो, मेरे पास है, मैं करना चाहता हूँ, तुम देख लो। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, हर एक पेज में मुझे लगा इट्स अ न्यू प्ले। क्योंकि जितनी प्ले मैंने एनएसडी में, हमारे लाइब्रेरी तो बढ़िया है, तो क्योंकि मैं थिएटर के बहुत ठेठ थिएटर करके नहीं आया था, तो मैं फर्स्ट ईयर में जान गया था कि मुझे बहुत पढ़ना है। तो वो जो पढ़ के देखा था, तो इसको जो पढ़ा मैंने कहा ये तो बिल्कुल अलग प्ले है और बहुत कंटेम्प्रेरी है और सरियलिस्टिक भी है। तो मैंने कहा इसको किया जाए। तो मैं जाके उनको बोला, उनको लगा मैं उनको खुश कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं मुझे खुश करने का, मैं सर आपको खुश करके क्या मिलेगा मुझे। दिस इज़ हाउ दैट प्ले हैपेंड एंड वी वर गिवन 12 डेज अच्छा टाइम, 12 दिन का समय था। और मुझे बार बार लगता था कि 3 महीने देना चाहिए क्योंकि हम लोग नए लोग हैं। बट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इट वाज अ रिमार्केबल प्रोडक्शन। रिमार्केबल प्रोडक्शन। आज 28वां साल चल रहा है, भगवान की बिल्कुल। कृपा है। और मुझे तब नहीं पता था, मुझे ये था कि 4 शो मिला है, ज़बरदस्त है काम, मतलब लाइफ में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे लोग हमारे सीनियर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, क्योंकि टैलेंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एग्जैक्टली ना। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हाँ हुआ था। हाँ, तो ये सब हुआ।
फिर हम 99 में वो प्ले लेके गए, आपको याद होगा, हाँ, बिल्कुल, नेहरू नेहरू सेंटर। सेंटर आपने भी मुझे। देखा, हाँ। आप मेरे सीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक पूर्णतः कलाकार हैं। तो आपको भी देख के कुछ लगा होगा उस नाटक को, हाँ, नहीं तो बिल्कुल इतनी मुझे। स्क्रिप्ट आपने भी पढ़ी है। हाँ, तो आपने मुझे कहा ये स्क्रिप्ट कहाँ है, मैंने कहा मैं भेजता हूँ। हाँ, तो तभी। मैंने आपको भेजा, हाँ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बॉम्बे में वो प्ले हुआ, और बॉम्बे में आज जब मैं कहता हूँ मैंने ताजमहल का टेंडर किया, कह रहे तुमने कब किया। बॉम्बे में दैट प्ले इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर इवन टुडे। यस। सो कहने का अर्थ ये है कि वो प्ले राइट को भी श्रेय जाता है हाँ, बिल्कुल, उस अजय जी आइडिया को, का कि कमाल बहुत है। आइडिया का कमाल है। सो ये इस तरह से ताजमहल का टेंडर शुरू हुआ, और मैं टिक नहीं पाया रेपेट्री में, क्योंकि सडनली प्ले क्योंकि अच्छा हो गया, तो बहुत सारे हाँ, सीनियर्स नो, हाँ, और सहपाठी नाराज़ हो गए। हाँ, वो फिर इंसल्ट करने लगे। तो मुझे लगा कि हम लड़ने नहीं आए हैं। हाँ, मतलब मैं तो लड़ने नहीं आया हूँ गांव से, मुझे तो काम करना है और मुझे मज़े लेने हैं। क्योंकि जब हम रोते हैं पर्दे पे या स्टेज पे, हम एक्चुअली गुदगुदी लेते हैं, लोगों के लिए रोते हैं। जब हंसते हैं तब भी गुदगुदी हाँ, लेते हैं। तो आनंद लेने आया हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो एक दिन सडनली कुछ हुआ, मैंने रेजिग्नेशन दिया और मैं भाग गया। मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है कि यहाँ पे। तो पर वो भी एक तरह से अच्छा हुआ, आप फिर बहुत ही अच्छा आपने हुआ फिल्म में नहीं। जी, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दर दर ठोकर खाने से हाँ, बहुत सारा भगवान आपको बहुत सारा नए रास्ते खुलते नए हैं। रास्ते, नए बिल्कुल, रूप से आप जीवन को देखते हो, जीते हो। नए लोग मिलते हैं जिनसे आप सीखते हो। आई नो। मतलब हमको ये, हमें कई बार गलतफहमी होती है कि 3 साल की जो हम एक डिग्री डिप्लोमा जो भी हम कहते हैं, वो लेने के बाद हमें लगता है हम बहुत कुछ जान गए हैं। कुछ कुछ शायद जान जाते हैं। हाँ, ऐसे भी बच्चे मिलते हैं 19 साल का, जो कान मरोड़ के 4 बातें आपको सिखा के चला जाता है। आई नो। वो अदृश्य रूप से कान मरोड़ा आ जाता है, कि वो विधाता ये कहता है कि बेटा तेरे को ये नहीं आता। ये बहुत अच्छा हुआ। और फिर जो बात, आपने उड़िया फिल्में बनाई, जी उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, मैं यहाँ से एक्चुअली क्या हुआ कि दाना पानी यहाँ से ख़त्म उठा। हो रहा था, हाँ, क्योंकि एनएसडी के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, और अनस्पोकन वे में 18 साल बैन किया। और रीज़न यही था कि मैं, क्योंकि जैसे अभी भी मैं बेबाकी से बात कर रहा हूँ, तो मैं सबको सब कुछ बोल देता था, लेकिन कभी इंसल्ट किसी का नहीं किया। पर लोगों को ये लगता है कि कोई अगर सच बोल देता है तो वो इंसल्ट कर रहा है। कई बार मैंने सोचा कि क्योंकि हम लोग निष्कपट लोग हैं, हमें तो ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। क्या रे ये देखो, ये तो कुछ भी बोल देता है, पर उसको इंसल्ट के रूप से लिया जाता है, ठीक है। तो एनएसडी का द्वार बंद हो गया। तो वो प्ले भी काफी साल तक बीच में गैप रखा मुझे गया। बंद किया, लेकिन प्ले चलाते रहे। फिर फिर अनुराधा जी के समय में हाँ, वो प्ले को संभाव कुछ लोगों ने बैठ के, जो एक पंच प्रमुख बन के बैठ के ये डिसाइड किया गया कि ये प्ले को बंद कर दिया जाए। क्योंकि एनएसडी का प्ले था, उनके पास वो प्रेरोगेटिव था, राइट था, उन्होंने बंद किया। तो मुझे मुंबई में किसी ने बोला फ़ोन करके, मैंने कहा अच्छी बात है यार, उनकी प्रॉपर्टी थी, बंद हो गया, अब हम बाहर करेंगे। हाँ, तो बाहर भी हमने करके लाखों रुपए कमाया, कि ठीक है ये बंद हो गया, हम बाहर कर लेते हैं। फिर उसके बाद बुला के बोला नहीं, इसको रिवाइव करना है। मैं फिर आ गया, फिर बाहर बंद कर दिया। तो तब वामन जी आ गए थे। तो 15 में, मतलब आभार, बहुत बहुत आभार वामन जी के प्रति। टीचर भी मेरे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वो प्ले फिर से रिवाइव करवाया, और फिर स्टूडेंट्स के साथ 3-4 प्रोडक्शंस करवाया लगातार। और उस तरह से फिर से 18 साल के बाद मैं एनएसडी में कुछ काम कर पाया। लेकिन मैं मुंबई चला गया यही सोच के कि यहाँ तो और कुछ रखा नहीं, क्योंकि एसआरसी रेपेट्री, एसकेपी रेपेट्री, ये सब मैं कर लिया था। तो मुझे लगा अभी उसी लूप में चलता रहूँगा तो नया कुछ नहीं हो पाएगा। और नया तभी होगा जब मैं ज़ीरो पे खड़ा रहूँगा। क्योंकि मुझे काम बिना किसी के पास जाए मुझे काम मिलने लगा, बहुत काम मिला। और लोग कहते थिएटर में पैसा नहीं है, उस समय मैंने बहुत पैसा कमाया थिएटर से। मतलब थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बहुत पैसा था। एक्सेंट नाम की गाड़ी आई थी नई नई, हाँ, मुझे याद मैंने है। ले लिया था। सो इसका मतलब थिएटर में पैसा था। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद मुंबई जब चले गए तो नेचुरली ज़ीरो क्या माइनस में चले गए, कौन जानता है। मुंबई तो अथाह है, समंदर है। तो वहाँ घूमते रहे। फिर किसी प्रोड्यूसर के जाके मैंने मिला कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो बोला तुम्हारा क्या ट्रेनिंग है, मैं कहा एनएसडी। बोले तुम एनएसडी वालों को तो फिल्म नहीं आती, तुम लोगों को पता है एडिटिंग नाम की चीज़ होती है। मैंने कहा हाँ पता है। बोले तो तुम तो स्टेज पे करते हो, एक ही फ्रेम है। मैंने कहा नहीं सर, ये गलत फहमी आपको है। ये एक फ्रेम में कितने शॉट्स हैं ये आपको नहीं पता। वो डायरेक्टर को पता होता है, वो देखता है, वो एडिट करके उसको ऐसे पिरो देता है कि आपको कट्स नहीं दिखते। हाँ, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कट्स हैं।
तो पर्दा उठा और लोग बाग खड़े हैं और एक कोई महिला लेटी हुई है और कोई रो रहा है, तो आपको लग गया मास्टर शॉट, आपको तो लग गया कि कुछ गड़बड़ है। तो किसने बोला, उसके बेटे को बताओ, बुलाओ, बुलाया, मुखाग्नि तो वही देगा। देन यू कम टू नो कि वो दैट लेडी इज़ नो मोर। उसके बाद एक व्यक्ति जब आता है राइट ऑफ द स्टेज से, तो आप जब यूं करके देखते हो, वो पैन हो गया कैमरा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो बेटा है, वो जब आता है आप उसी पे कंसंट्रेट करते हो, सो पैन करके उसको फिर वो लेके कैमरा आ रहा है, मर्ज कर रहा है, फिर माँ के पास बैठा है, माँ का हाथ लेके गाल पे रख के अगर रोने लगता है, आप केवल उसके चेहरे देखते हो और माँ का हाथ देखते हो, बिग क्लोजअप पे चले गए। तो क्या नहीं, आप तो तर्क दे रहे हो। मैं सर, मैंने कहा सर, सत्यजीत रे से लेके जितने डायरेक्टर्स हैं वो देखते हैं कि मेरा एडिट क्या है, एडिट यानी कि मेरे एक्शंस क्या हैं, मेरे विजुअल्स क्या हैं। अगर वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने दिया नहीं मुझे काम। तो फिर मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ बड़े डायरेक्टर्स के पास गया असिस्ट करने के लिए। उन्होंने पूछा क्या किया है, मैंने कहा ऐसे ऐसे। तब तक मैंने कुछ दूरदर्शन के सीरियल वीरियल भी कर लिया था। तो पता नहीं मुझे लिया नहीं। एक डायरेक्टर ने बोला कि भाई पैसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर 2-3 साल तो मैं बिना पैसे काम कर, मुझे सीखना है। लिया नहीं। तो उसी कष्ट से, उस कष्ट से मैं उड़ीसा चला गया अपने। मैंने कहा फिल्म बनाएंगे, किसी को असिस्ट भी नहीं किया था, तो मेरे पास कुछ पैसे थे। और वो पैसा क्या है कि उसको, पैसे को हम लोग समझ नहीं पाते आर्टिस्ट लोग। तो मुझे लगा इस पे फिल्म बनना चाहिए, और मैं ये मान के चला था कि ये पैसा गया, और जो सच में पैसा गया। और बाद में समझ में आया कि पैसा क्यों गया, लेकिन पहले जब गया था मुझे लगा कि जुआ होता है फिल्म, तो लोग कहते ट्यूशन हैं। फीस थी। हाँ, ट्यूशन फी थी। तो धौली एक्सप्रेस एक फ़िल्म बनी, जिसमें मैंने कैसे वो फिल्म बना लिया, वही है कि आज अगर पीछे मुड़ के देखूं, क्योंकि हम एडिट समझते हैं, तो इसलिए वो फिल्म बन गई। और वो 24 दिन में वो फिल्म बनी, 2.25 घंटे की फिल्म पे बनी। और वो फिल्म को बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स भी मिले। और आज हमारे स्टेट में लोग कहते हैं कि अ, उसको पावरफुल फिल्म मानते हैं, कोई कल्ट फिल्म बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन कष्ट बहुत हुआ और वो फिल्म बनी। और एक प्रसिद्ध सिंगर हैं, जिनको मुंबई में मैंने गवाया एक गाना, मैंने म्यूज़िक किया था। तो उन्होंने आके बोला कि मेरा गला ख़राब है, मैं ऊपर का बाद में गाऊंगा, पहले नीचे का गा लूँगा। मैंने कहा भाई वो कंटिन्यूएशन नहीं बनेगा। बोले कब से म्यूज़िक कर रहे हो? मैं कहा पहली बार कर रहा हूँ। बोले तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने कहा हो सकता है, इतने बड़े सिंगर कह रहे हैं, और उनका नाम था उड़ीसा में वो बिक जाती। तो उन्होंने बहुत ख़राब गाया। तो तब वो 10,000 रुपये लेते थे 2006 में। तो मैंने कहा सर आप 20,000 ले लीजिए, दोबारा गा लीजिए। बोले उत्तप्पा सिक्सर मारता है, तुम अच्छा। मेरी इंसल्ट कर रहे हो। गाया नहीं, 10,000 रुपये लेके वो चले गए। और उनके बहुत सारे पॉकेट्स थे, और यहाँ पेन था, कुछ था, और 3-4 लोग उनके साथ थे, बड़े सिंगर थे। तो मुझे लगा बड़ा ख़राब गाया है। तो फिर जब उड़ीसा पहुँचे, पिक्चराइज कर रहे थे, ड्रामा चल रहा था, तो मुझे रोज़ लगे कि वो गाना ठीक नहीं है। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई जानता नहीं है, मैं अगर गा लूँ, मुझे लगा मैं गा सकता हूँ उसको, तो ये बिकेगा नहीं। फिर जवाब आया मन से कि ना बिके, तुम तो पहले मान के चलो पिटेगी फिल्म, पैसा नहीं मिलेगा, तो ना बिके, एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन हो कि जो जैसा हम सोच रहे हैं। तो वहाँ भुवनेश्वर में एक छोटे से स्टूडियो में जाके गाए। वो गाया तो भाग्य देखिए, 2 साल के बाद जब स्टेट अवार्ड आता है, उसमें बेस्ट फिल्म भी मिल रहा है, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर मिल रहा है, बेस्ट प्लेबैक मिल रहा है। क्या बात है। मैं तो दंग रह जाता हूँ कई बार सोच के कि यात्रा कैसी होती है, कि आपको लग रहा है आप अभी गिर गए, आपको कष्ट हुआ, आपको ज़ख्म पहुँचा, और नेक्स्ट मोमेंट में आप देख रहे हो वो ज़ख्म ज़रूरी था, क्योंकि वो ज़ख्म जो है आगे जाके आपको तमगा मिल रहा है। इस तरह से वो फिल्म बनी। और फिर अब आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी इंस्टीट्यूशन जहाँ से पढ़े भी हैं आप, वहाँ पर आकर जो स्थितियाँ हैं आज, हम लोग बात कर रहे हैं एनएसडी को बने हुए, मेरा ख्याल है तकरीबन इस रूप में 60 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 67 के सिक्सटी आसपास। सेवन के आसपास। तो क्या परिवर्तन अब मुझे लगता है हम लोगों को देखना चाहिए थिएटर के आने वाले दिनों के हिसाब से, टीचिंग में, परफॉर्मेंस में? बिकॉज अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, कि हम 70s और 80s के मॉडल में अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जी, उसका बहुत बड़ा कारण है Okay. कि जो हमारे मुखिया लोग, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर्ड मुखिया बहुत हैं हर एक आर्ट फील्ड में,
तो जो सेल्फ डिक्लेयर्ड मुखिया लोग हैं उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया और यूथ जो है वो बहुत जल्दी ढकोसलेबाजी करने वाले लोगों को ज़्यादा विश्वास कर लेता है। तो लोगों को लगा कि यही लोग जो कह रहे हैं ये सही है। आज एज अ डायरेक्टर ऑफ एनएसडी एंड क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा, मेरा सवाल है और ख़ुद को भी है क्योंकि मैं ही उसको आप ही चलाने वाले हैं। हाँ मतलब काम कर रहा हूँ। तो अभी हमने एकेडमिक काउंसिल में बात रखी कि भाई आप कहते हैं कि थिएटर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो हम तो खाली रिफ्लेक्शन पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी पे तो काम नहीं किया। Exactly. जिसका रिफ्लेक्शन है उस पे काम करें, सोसाइटी किधर है? और अगर सोसाइटी पे काम करना है तो हर एक थिएटर प्रशिक्षण के लिए जो भी आता है, हर एक व्यक्ति को आपको सोशियोलॉजी ऑफ थिएटर, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ थिएटर, सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ थिएटर, एजुकेशन ऑफ थिएटर, साइकोलॉजी ऑफ थिएटर, ये 5 चीज़ों के ऊपर एक कैप्सूल, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनाना है, पर अगर हम गहराई से जाएं, एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअल इवोल्यूशन के लिए बोलता है और जो एक्चुअल इवोल्यूशन के लिए बोलता है वो ग्रीक थिएटर नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि ग्रीक थिएटर क्योंकि रेनेसा हुआ और यूरोप में लोग उसको मान लिया और हमारे पास आके हमें पढ़ाने लगे, तो उन्होंने ठोक के हमारे यहाँ पे कील ठोक के लगा के चले गए कि यहीं सब शुरू हुआ और हमने मान लिया। ये झूठ है। सो एंथ्रोपोलॉजिकली देखा जाए, अगर रिचुअल्स जो है वो अगर गिव एंड टेक, एकत्रित होना, विजुअल बनना, ये सब शुरू किया था तो वैदिक एरा में ये शुरू हुआ होगा। तो ऋग्वेद तो बहुत पहले से हुआ है, या वैदिक एरा से पहले भी बिल्कुल प्रिमिटिव कल्चर में भी रिचुअल्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट ग्रीक थिएटर ने शुरू किया। फिर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हैं, हमारी नेशनलिटी कहाँ है? हमारे नेशनलिटी और हमारा एज अ नेशन, उसकी पहचान का रिफ्लेक्शन कहाँ है नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ टॉम अंकल ने जो लिखा है वही पढ़ते आए हैं, वही दोहराते हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र किधर है, एंथ्रोपोलॉजी किधर है, सोशियोलॉजी किधर है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो और उसके बाद नाट्यशास्त्र का रेलेवेंस क्या है और नाट्यशास्त्र के 6000 श्लोक क्या यूं ही लिख दिया गया, या आज जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ये तो नाट्यशास्त्र में भी था, उसको स्वीकारा क्यों नहीं जाता है? और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या केवल एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट होकर रह जाना चाहिए, या साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में जैसे आईआईटीज़ हैं, तो इस तरह की निफ्ट चीज़ें है होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी जो एक चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमने डेमोक्रेटाइज नहीं किया, हमने बंद दरवाजे में इसको पढ़ाया, सिखाया और एक अहंकार का जामा पहन के हम बाहर निकल गए। अहंकार का जामा अगर पहनेंगे तो आपको मार भी पड़ेगी। इसलिए एनएसडी को लेके बहुत सारे लोग बाहर बहुत खार खाते हैं। वो भी है। और जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स को लेकर लोगों ने बहुत सी बातें कही, शॉर्ट टर्म कोर्स को लेकर लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि डाइल्यूट कर रहे हैं। 1 साल का कोर्स भी है, 3 साल का भी है, 2 साल का भी है, मगर उसके पीछे की जो सोच है जी, उसके बारे में मुझे लगता है और ज़्यादा समझें तब उस पर कमेंट करें तो बेटर है। जी, उस पर बड़ी सोच ये है। चलिए नाट्यशास्त्र को अगर मैं उसके बाद में आऊँगा। वेस्टर्न वर्ल्ड यही कह रहा है ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत हेल्प करता है। रोल प्लेइंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए थिएटर, ये नाट्यशास्त्र में पहले लिखा गया है। सो इट इज़ अ थेरेपी, एग्जैक्टली। सो अगर समाज निर्माण में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक रोल अदा करना चाहता है, एक थेरेपेटिक वैल्यू देना चाहता है, 3 महीने में कोई एक्टर नहीं बनेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 3 साल में भी नहीं बनेगा। ये लंबा तपस्या है। बिल्कुल, मैं स्टारिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एक्टर की बात कर बिल्कुल, रहा हूँ। क्राफ्ट को लंबा सफर है, समझना, क्राफ्ट जानना, और दुनिया को समझना, मतलब समाज को समझना। ये समाज भी इतना इजी नहीं है समझना, हमें कभी और लगता है वो समझ भाषा भी बदली है। मतलब जिसको हम अच्छी एक्टिंग 70 में मानते थे, वो अभी अब नहीं वो रहा। हमें बहुत डेटेड लगती है और बहुत अब लगता है कि बिल्कुल नया मुहावरा आ गया, जिसे कहना चाहिए समय। तो ये थेरेपी हम करा रहे हैं कि 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, वीकेंड कोर्स। एटलीस्ट थिएटर एक विधा है और वो इतना ज़्यादा उसका है कि सोशियो साइकोलॉजिकल
ग्राउंड है कि जिस ग्राउंड पे खड़े होके वो समाज को बहुत अलग तरह से अच्छा बना सकता है, तो उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल वर्क दैट NSD इज़ डूइंग. हाँ इसलिए वी हैव टेकन इट टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. मतलब हम सेक्स वर्कर्स के साथ कर रहे हैं वर्कशॉप प्रोडक्शंस, ट्रांसजेंडर्स के साथ कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं, स्ट्रीट अर्चिन्स के साथ कर रहे हैं, रिमांड होम के लोगों के साथ कर रहे हैं, डिसेबल्ड लोगों के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑटिज़म से जो बच्चों का वो है उनके साथ कर रहे हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड, जी यू नेम इट. पिछले 3 साल में हाँ हमने ये सब एक्सपेंशन किया हुआ है, है एक्सपेंशन एक्सपेंशन हुआ है हुआ है. बिल्कुल हुआ केवल एक ही मकसद है कि मेरे इंस्टीट्यूट को लोग जानें है हाँ और इस विधा को लोग जानें, और इस विधा का एक अद्भुत प्रभाव है बॉडी माइंड एंड सोल पे, जिससे हम इनडायरेक्टली नाटक वाले खाली पर्दे या स्टेज तक सीमित ना होके समाज में जाके समाज निर्माण में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाई वी आर डूइंग इट. जी, अभी मिनिस्ट्री के साथ हमारी जो चर्चा होने के बाद ये बड़ापन है. मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, आपको बनना चाहिए. और मिनिस्ट्री से हमारी जो अपनी मिनिस्ट्री के साथ जो बातचीत हुई, उसके बाद डिस्टिंक्ट कैटेगरी में जो UGC अभी बहुत सारा बदलाव लेके आया है. डिस्टिंक्ट कैटेगरी में NSD डिजर्व्स टू बी अ डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन. उस कैटेगरी में जितना फ्रीडम और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हूबहू वही NSD पिछले 66 साल से प्रैक्टिस कर रहा है. तो हम 2 साल से हम लोग रिसर्च करके अभी DPR उसका बनाया है. 2 साल के रिसर्च में जब ये पूरी तरह से पता लगा, एंड क्योंकि पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया में जाएगा, मैं लोगों को ये आपके माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. झूठ के उसमें मत आइए. इसमें ऐसा हुआ है कि ये 3 साल का कोर्स जो हम चलाते हैं, वो 3 साल का हमारे 2 क्लासिक कोर्सेज चले हैं, एक्टिंग एंड डायरेक्शन. वो 3 साल का ही रहेगा. उसको जिस कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल पैटर्न में हम पढ़ाते हैं वो वैसे ही रहेगा. हाँ वो डिस्टिंक्ट कैटेगरी की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की खासियत है. ये UGC ने समझा है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशनिस्ट इस बात को भी समझ रहे हैं हाँ, जो एक जनरल एजुकेशन से परे जाके स्पेशलाइज्ड चीज़ों को समझ के इसको कर दिया गया है, एक्ट बना दिया गया कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए. FTI बन चुका है ऑलरेडी, SRFTI बन चुका है, उसी के तहत हम चल रहे हैं. उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बल्कि उसी के साथ साथ एक वैलिडेशन जुड़ जाएगा. दैट्स ऑल. और स्टूडेंट का बहुत बड़ा फायदा भी होगा बिकॉज बहुत फ़ायदा होगा. एक कल आप को कोई दुनिया में रिसर्च जी करना चाहता है, जी हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहता, कोई जॉब में जाना चाहता, कोई बाहर फर्दर एजुकेशन के लिए जाता है. और यकीन मानिए, अगर हम यूनिवर्सिटी के दायरे में आएंगे, हमारी अभी रेटिंग में भी हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए भी लोग थोड़ा डरते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है. बिल्कुल आएंगे तो रेटिंग भी होगी, और रेटिंग होगी तो बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी NSD को. माने थैंक्स टू ऑल द सीनियर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस इंस्टीट्यूट को यहाँ तक पहुँचाएं. मैं डायरेक्टर बन के, मुझे लोगों ने कहा कि क्या चैलेंजेस है. मैंने कहा क्या चैलेंजेस है, बहुत ईजी है, क्योंकि इतना काम हमारे सीनियर्स ने किया है. इतना आज जो रेपुटेशन है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स. तो उन्होंने इतना काम किया, आज जहाँ भी मैं जाके सहायता मांगता हूँ, कुछ करता हूँ, हो जाता है. हाँ नो वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लोगों ने करके इसको एक रेपुटेशन दिया है. हम क्या ये बेवकूफ़ी कभी करेंगे कि ये रेपुटेशन को ख़राब कर देंगे? और मंत्रालय जो हमारी है, बहुत समझ के साथ NSD को डील करता है, NSD के साथ डील करता है. वो भी चाहते हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट बने. वो समय समय पर हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि भाई बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाओ, क्या चाहिए आप मनन चिंतन करके हमारे पास आओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आओ. तो अभी एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट पे हम लोग जाने वाले हैं, तो जिसमें NSD का फेसलिफ्ट होगा. आई होप सो बिकॉज एंड आई एम अंडरलाइनिंग इट अगेन एंड अगेन कि हमारे पाठ्यक्रम में कोई बदलाव अगर होगा, बेहतरीन बदलाव के लिए होगा. और लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं बदलेगा. कहने का मतलब, अगर कोई छाऊ करने गुरु आता है और उसका फॉर्मल एजुकेशन MA PhD नहीं है छाऊ में, तो भी अगर वो 10th पास भी है, 10th फेल भी है, या 10th नहीं भी किया है, तो भी UGC को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन डिस्टिंक्ट. तो हम तो ऐसे ही सब गुरुओं को बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं. इट इज़ अ मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम दैट इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय NSD. तो ये सब हो रहा है. तो इसमें
कोई सत्य नहीं है कि एनएसडी ख़राब हो रहा है। चलो, थैंक यू सो मच इस नोट पर आपका बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकाला आपने चित्ररंजन, थैंक यू सो सलीम भाई, मच। थैंक यू।